नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के ग्रीन पार्क मस्जिद ने मानवता की मिसाल पेश की है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी को देखते हुए ग्रीन पार्क की मस्जिद को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ग्रीन पार्क की मस्जिद की तरफ से कहा गया कि यहां पर लोगों के लिए दवा से लेकर सैनिटाइजर, पीपीई किट के साथ ही फूड की व्यवस्था की गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण मरीजों के लिए बेड्स की संख्या घटती जा रही है। हालत ये हो गई है कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की किल्लत मची हुई है, जिसके चलते दिल्ली की मस्जिदों में कोविड-19 पीड़ित मरीजों के लिए बेड लगाने की पहल की जा रही है। नाम मोहम्मद सलीम है और मैनेजिंग कमेटी मस्जिद ग्रीन पार्क का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और ये हमने कोविड आइसोलेट सेंटर खोला है और इसमें से मेडिसिन्स का हमने अरेंजमेंट रखा है आइसोलेट करने के लिए। और इसके अलावा अभी तक जो इंक्वायरीज आई हैं हमारे पास वो ऑक्सीजन वाली आई हैं और वो हमारा सेंटर नहीं है। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आता है तो उनके लिए भी वो अरेंजमेंट किया जाए। क्या क्या व्यवस्था है? जी, क्या क्या व्यवस्था है? हमारे पास व्यवस्था है, मेडिसिन्स हैं, ग्लव्स हैं, पीपी किट्स हैं और सारी सैनिटाइजर सिस्टम है। वो हमने सारा अरेंजमेंट रखा हुआ अपने पास। तो अभी फ़िलहाल इंक्वायरीज चल रही हैं। हमारे पास मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं और हम उनको बताते हैं कि हमारे पास बेड अवेलेबल है, मेडिसिन्स अवेलेबल है और आपका जो डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स का, हम उस पर आपको चीज़ें दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। खाना, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। कितने बेड्स लगाए हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में इनिशियल 10 बेड्स रखे हैं, 10, और अगर कल को ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा भी सकते हैं। कोरोना के महासंकट के बीच देश भर में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई। यूपी में भी रविवार से वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन पहले चरण में केवल लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों में ही वैक्सीनेशन होगा। यानी कि रविवार को इन्हीं 7 शहरों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में उन शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है जहां 9,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। कल से शुरू हो रहे तीसरे चरण के वैक्सीनेशन पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन में अभी फिलहाल 7 जिले ही शामिल होंगे। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल है, जहां 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। बाकी जिलों को वैक्सीनेशन के बाद में शामिल किया जाएगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना केसों की संख्या 9,000 से ऊपर है, वहीं कल से वैक्सीनेशन होगा। कल तीसरे चरण के तहत सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। बाकी जिलों में शुरू होगा, यथावत चलता रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,23,82,938 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। तो कल से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन का चरण शुरू होना है। हालांकि कई राज्य पहले ही इसके लिए मना कर चुके हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ऐसे में हम तीसरे चरण को शुरू करने में इस समय सक्षम नहीं हैं। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर सिर्फ 7 जिलों के लिए इस समय वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि 7 ऐसे जिले अभी निर्धारित किए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसों की संख्या है। ऐसे में यहां के ही 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ये चरण शुरू किया जाएगा। बाकी जिलों में जैसा अभी तक चलता रहा है उसी हिसाब से चलता रहेगा। यानी कि बाकी जिलों में अभी 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन की कोई सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं रखी गई है। कमोबेश ऐसा ही कुछ हाल अन्य प्रदेशों का भी है। यहाँ पर भी अभी वैक्सीनेशन किस चरण में है और आगे किस तरीके से चलेगा, उस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ये जानकारी इस समय मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ये कहा है कि सिर्फ 7 जिलों के लिए अभी वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। बाकी जिलों में पुराना वाला वैक्सीनेशन का कार्य जैसे अभी तक चल रहा है वैसे ही चलेगा, यानी कि 18+ वालों के लिए अभी सुविधा नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह उन 7 जिलों में शनिवार से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत करेंगे, जहां पर संक्रमण के 9,000 से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत फिलहाल के लिए 7 जिलों में की जाएगी और इसके बाद अन्य जिलों में यह लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहले चरण में उन 7 जिलों में टीकाकरण होगा जहां पर संक्रमण के 9,000 से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। जानकारी के मुताबिक जिन जिलों में टीकाकरण की शनिवार से शुरुआत होगी उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल है। इस टीकाकरण के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है उसका परीक्षण भी इन जिलों में किया जाएगा और उसके पश्चात अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड-19 टीका कराने का फैसला किया था और गुरुवार को कोविड-19 टीके की 4 से 5 करोड़ खुराक खरीदने के लिए वैश्विक निविदा जारी करने का भी फैसला किया। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीके की 50-50 लाख खुराक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में अब तक 1.5 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा वे लोग हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है और लगभग 22.33 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी खुराक ली है। उन्होंने सभी पात्रों से कोविड-19 से प्रतिरक्षा हेतु टीका लगवाने का अनुरोध किया है। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा कांग्रेस से मिथुन सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजय जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कल यानी कि 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होना है और इस चरण के तहत 18+ वाले जितने भी लोग हैं उनको टीका लगाया जाएगा। चूंकि कई राज्य पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, ऐसे में आप किस तरीके से वैक्सीनेशन के इस चरण को सफल बना पाएंगे? पहले ही कई राज्य साफ कर चुके हैं कि हमारे पास वैक्सीन की पर्याप्त खुराक उपलब्ध नहीं है, तो हम अपने यहाँ ये तीसरा चरण शुरू नहीं करेंगे। चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी के बीच में जो अनपेक्षित रूप से ये जो महामारी फैली है और जब साल भर पहले थोड़ा सा पलटना पड़ेगा पीछे की ओर, जब लगभग वर्ष भर पहले हमको ये भी उम्मीद नहीं थी कि टीकाकरण कब तक प्रारंभ होगा, क्या भारत देश के अंदर में टीका का निर्माण हो सकता है कि नहीं, लेकिन तमाम परिस्थितियों को आपने देखा कि भारत देश ने सबसे पहले टीके का निर्माण किया और बहुत तेज गति से प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, इसलिए कि देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कई देशों की जनसंख्या को मिलाकर भारत देश अकेले इतनी जनसंख्या है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर जिस तरीके से 60 वर्ष से ऊपर वाले, फिर 45 और फिर 18 लगाना तो सबको ही है वैक्सीनेशन, ऐसा कर करके देश के अंदर में ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अब 18 वर्ष से ऊपर सबकी चिंता यह है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो युवक हैं, जो लोग हैं, उनको भी टीकाकरण होना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन की उपलब्धता निश्चित रूप से जब अचानक इस तरह की दिक्कतें आई हैं तो संजय जी बस थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। मिथुन जी, क्या आपको आवाज नहीं मिल रही है संजय जी की? जी, उनकी आवाज काफी धीमे आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं सर, कुछ इशू हो रहा होगा, आपको भी आवाज मिले संजय जी की, हम एक बार देख लेते हैं इसके लिए। अभी आप अपनी बात जारी रखिए संजय जी। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वैश्विक महामारी के बीच में जब हमको न केवल कोरोना से बचना था बल्कि वैक्सीन का निर्माण भी करना था, वैक्सीन की उपलब्धता लेना था और लगभग सभी लोगों को, और वो भी 2-2 डोज, तो तमाम प्रकार की मेहनत के बाद हमने ये देखा कि देश के अंदर में वैक्सीनेशन चालू हुआ। 60 45+ वाले के लोगों को टीका लग रहा है और अब सरकार की कोशिश है कि 18+ के जो लोग हैं उनको भी ये टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ जाए। ये जरूर है कि कभी कभी दिक्कतें होंगी निश्चित रूप से कि इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन एक साथ कैसे हो सके। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की उपलब्धता वैक्सीनेशन की है, राज्य सरकारों को, जैसा कि अभी मैं न्यूज सुन रहा था आप ही के चैनल में कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैक्सीनेशन की उपलब्धता के आधार पर पहले 7 जिलों में जहां संक्रमण की दर ज्यादा है वहां से कामों को प्रारंभ किया है। तो मुझे लगता है इसी तर्ज पर सभी राज्य सरकारों को अपना इस तरह का कार्यक्रम वैक्सीनेशन का बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये वैक्सीनेशन बेहतर तरीके से देश के सभी नागरिकों को उपलब्ध होगा। केंद्र की सरकार लगातार
लगातार प्रयास कर रही है कि वैक्सीनेशन का उत्पादन तेज गति से हो। बाहर से क्या वैक्सीनेशन जो आने वाले हैं उनको भी अनुमति दी गई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी विपदा है। इस बड़ी विपदा में सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ा एक हमारे पास हथियार है कि इस हथियार का उपयोग करके हम इस कोरोना संक्रमण से बच सकें। ठीक है। अब मिथुन सिंह जी, सवाल ये है कि जब ये कोशिश की जा सकती है आपसी समन्वय के साथ हम आगे बढ़ पाएं, टीकाकरण को हम सफल बना पाएं, तो जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि शुरुआत में सिर्फ 7 जिलों में ये नया चरण शुरू होगा, वैसे ही आपके राज्यों में भी हो सकता था, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वो तमाम राज्य सरकारें जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अभी हम ये चरण शुरू ही नहीं करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और टीकों की जहां तक बात आती है तो टीके इस समय जो 2 हमारे यहाँ कंपनीज को अनुमति दी गई है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक जो स्पुतनिक वी जो है जिसको अभी अभी अनुमति दी गई है उनको प्रोवाइड करना है। उसपे भी शर्त ये है कि यदि केंद्र सरकार को सीधे टीके दिए जाते हैं तो वो 150 रुपए की कीमत में मिलेंगे, और राज्य सरकारें यदि खरीदना चाहती हैं तो वो दुगने से ज्यादा कीमत में हमको देंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि केंद्र सरकार ही सारे टीकों को खरीद लेती और राज्य सरकारों को दे देती, ताकि जनता पर इस पर बोझ ना पड़े? वो एक अलग विषय है। आपने उत्तर प्रदेश से बात की। देखिए, टीके आना और लगना उसको लेकर के तो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने साफ कह दिया है कि 1 तारीख से जरूर वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन 18 से ऊपर का वैक्सीनेशन हम लोग शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टीकों की उपलब्धता नहीं है। अब यहाँ मैं बीजेपी कांग्रेस की बात तो करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार होते हुए भी, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि इसे राजनीतिक कार्यक्रम यदि नहीं बनाया जाए तो भी जनता को जो आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं को तो सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो पूरी तरह हो नहीं पा रहा है। समस्या ये है कि जिस आयुष्मान भारत योजना का नाम लिया जाता था, आज उस आयुष्मान भारत योजना के नाम से कोई कार्ड लेकर के जाता है, उसके कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। कोई प्राइवेट मेडिक्लेम के लिए जाता है, उसके क्लेम एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में बनी हुई है। मैं आपको तारीखवार बता सकता हूँ मध्य प्रदेश में कितने लोगों की केवल ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाती है। रेमडेसिविर को लेकर के कमी और कालाबाजारी का मामला हमने सबने देखा। मध्य प्रदेश में आज हालत ये है कि इनके स्वयं के विधायक इनकी स्वयं की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। पूरे देश में लगभग ऐसी ही स्थिति है। इस समय जब कांग्रेस पार्टी ने फरवरी में ये मांग की थी कि ये जो 2 कंपनीज हैं, एक तो संजय जी की जो मैं बात सुन पाया उसमें मैंने सुना कि भारत ने सबसे पहले निर्माण कर दिया। भारत ने निर्माण सबसे पहले नहीं किया, सबसे पहले रशिया ने किया था स्पुतनिक वी का। भारत ने अनुमति सबसे पहले दे दी और इसका जो प्रॉपर ट्रायल हो पाया था वो पूरा नहीं हो पाया। खैर, जो भी बात हुई, हमने कहा कि वैक्सीनेशन आप लोग करवाइए, वैक्सीनेशन लगना है। हमारी सरकार से मांग ये थी कि ये जो 2 कंपनीज को आपने अनुमति दी, इसके अलावा भी ऐसी कंपनीज हैं जिनके अलग अलग परिस्थितियों में टीके यूज हो सकते हैं। जैसे स्पुतनिक वी का हमने जो कहा था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कई सारे ऐसे टीके हैं जिनकी की दूसरे फेज के वैक्सीनेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जो टीका है उसमें आपको दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं है। जो फाइजर का टीका है वो 16 वर्ष के लोगों को भी लगाया जा सकता है। जो मॉडर्ना का टीका है उसकी जो एफिकेसी है वो 95% की है। तो यदि इन 2 वैक्सीन के अलावा भी बाकी वैक्सीन को परमिट किया जाता तो शायद आज जो कमी हम महसूस कर रहे हैं वो कमी नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कह दिया है ना कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के आप यदि पोस्ट कर देते हैं आप पर रासुका लगा दी जाएगी। दूसरी तरफ आपका पूरा जवाब लूंगी सर, पूरा जवाब लूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਆਓ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ। 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रधर्म में हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर। 1 मई से जो तीसरा चरण शुरू होना था उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या वाकई में पूरे देश में 18+ वालों का टीकाकरण हो पाएगा? ये सवाल लगातार बरकरार है और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मिथुन जी, ये अभी तक नहीं पता, भविष्य के गर्त में है कि 18+ वालों को टीका कब लगेगा, लेकिन केंद्र के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार ये बात कह रही हैं कि सभी राज्यों के पास पहुंच गई है वैक्सीन। यहां तक कि ये कहा गया कि 1 करोड़ डोज तो हम पहले ही दे चुके हैं, उसके अलावा 30 तारीख यानी कि आज तक 30 लाख डोज हर राज्य को पहुंचाई गई है। तो क्या माना जाए, ये जो आपसी तालमेल नहीं है या फिर क्या है? ये फेडरल स्ट्रक्चर तो बहुत पहले ही वैसे भी खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ तो एक ही पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। यदि बीजेपी की केंद्र सरकार ने बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार को टीके पहुंचा दिए हैं, तो क्या बीजेपी की सरकार लोगों की मृत्यु चाहती है इसलिए लोगों को मना कर रही है? सच्चाई ये है कि जो 45+ की इन्होंने बात की थी उसके भी वैक्सीनेशन पूरे नहीं हो पाए हैं और मोदी जी ने अपनी छवि गढ़ने के लिए जरूर 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन विदेशों में पहुंचा दिए, पाकिस्तान तक को हमने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे देश के लोगों को ये वैक्सीन नहीं पहुंच पाए हैं। राज्य सरकारों के पास इसलिए नहीं पहुंच पाए हैं कि एक तरफ जहां कहा जाता है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, एक तो सीमित कंपनीज को यहाँ परमिशन दी गई और दूसरा उन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी कैपेसिटी को ठीक से आंका नहीं गया और मोदी जी ने स्वयं ने अनाउंस कर दिया 29 तारीख को कि साहब 1 तारीख से पूरे देश में 18+ के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। आज तक की जो स्थिति है, टोटल 13 करोड़ लोगों को इस देश में वैक्सीन लगी है, यानी कि जो आबादी है उसका 10% लोगों को बमुश्किल वैक्सीन लग पाई है, वो भी पहले हम डोज की बात कर रहे हैं, दूसरे डोज का अता पता नहीं है। तो मतलब जो 45+ पॉपुलेशन को आप लगा नहीं पाए, टारगेट जो ऑडियंस थी उसको आप पूरा वैक्सीन लगा नहीं पाए। आपने एक और ग्रुप अनाउंस कर दिया, ग्रुप अनाउंस करने में आपत्ति नहीं है, दिक्कत यह है कि जो आपने घोषणाएं करी हैं, जो आपने जुमले दे दिए उसको आप खुद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगे कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां हम लोग को एक कृत्रिम संकट पैदा कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां आपकी सरकार है उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि साहब 1 तारीख से तो हम लोग वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं कर सकते। तो साफ बात है, या तो केंद्र सरकार झूठ बोल रही है या राज्य सरकार झूठ बोल रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुंभ से और चुनावों से फुर्सत होती तो ये लोग वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान देते, वैक्सीन की कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान देते। और जो फरवरी में इन्होंने विदेशी वैक्सीन के लिए मना कर दिया था, फाइजर और मॉडर्ना को इन्होंने फरवरी में मना किया था और उस समय जो राहुल जी ने आवाज उठाई थी, तो राहुल जी को रविशंकर प्रसाद जी ने लॉबिस्ट कहा था, हम रशिया के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार ने उस बात को माना, रशिया की स्पुतनिक वी को हमारे तरफ उन्होंने परमिशन दी। यदि फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन को भी पहले अनुमति दी जाती, जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन को अनुमति दी जाती, तो शायद ये संकट नहीं होता। दूसरी तरफ इनकी जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं,
एक तरफ हमको वैक्सीन मिल नहीं रहा है, लिमिटेड लोग हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने कहा है कि हम लोग उसके लिए टेंडर्स डालेंगे। कौन सा वैक्सीन निर्माता है जो फुर्सत में बैठा हुआ है? कौन सा वैक्सीन निर्माता है जो इनके टेंडर्स को पढ़ेगा, टेंडर के लिए अप्लाई करेगा? वैक्सीन निर्माताओं के पीछे पूरी दुनिया के जो राज्य हैं, पूरी दुनिया के जो देश हैं वो पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से किसी भी कीमत पर हमारे देश के नागरिकों को आप वैक्सीन दे दीजिए। लेकिन हमारी जो बीजेपी की सरकारें हैं वो सब टेंडर निकालने में लगी हुई। तो जब इस तरीके की अगंभीरता सामने आएगी, जब रोजाना 3,500 से ज्यादा परिवारों के चिराग रोज बुझ रहे हैं इस देश में, उस समय ये जो एक भी जो दिन ब दिन जो देरी बढ़ती जा रही है, ये ज्यादा से ज्यादा लाशें बिछाती जाएगी। मोदी सरकार ने वैसे भी 2016 में पूरे देश को नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया था, उसके बाद इन्होंने कोरोना काल में चुनाव की लाइन में खड़ा कर दिया, उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा कर दिया बेड के लिए, फिर उन्होंने ऑक्सीजन की लाइन के लिए खड़ा कर दिया, फिर रेमडेसिविर की लाइन के लिए खड़ा कर दिया, और अब शमशानों में इन्होंने जनता को खड़ा कर दिया। रोजाना हर शमशान में, हर जिले के शमशानों में 100 से ज्यादा ऐसे रोजाना शव जल रहे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन जो हमारी सरकार का जो आंकड़ा होता है उसमें वो केसेस दर्ज नहीं होते, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार की पोले खुलती है। सरकार को चाहिए कि स्वीकार करे कि इनके सिस्टम में कमियां हैं, खामियां हैं, और स्वीकार करके उन कमियों को दूर करे। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को अनुमति दे, विदेशी वैक्सीन भी आनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों तक पहुंचे और ये जो संकट है ये खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। संजय श्रीवास्तव जी, अगर हम अपनी कमियों को हकीकत में स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो उन्हें दूर कैसे कर पाएंगे? क्या चीजें छिपा लेने से, क्या आंकड़े छिपा लेने से हम वाकई में जो समस्या है उसका समाधान निकाल पाएंगे, या और उलझ जाएंगे उसी में? एक राजनीतिक दल के लिए अपनी राजनीति करने के लिए यदि गलत प्रस्तुतिकरण उनकी मजबूरी है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके 2-3 उदाहरण देता हूं जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। पहली बात कि आपने सुना कि अभी तक ये आरोप लगते रहे थे बीजेपी की सरकार में, केंद्र सरकार पर, कि वो कांग्रेस शासित राज्यों को परेशान कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताकर इन्होंने खुद स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी दिक्कतें हैं। अर्थात ये जो वैश्विक महामारी के कारण सभी प्रकार की दिक्कतें सभी राज्यों के अंदर में है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रवक्ता ने जो अपने केंद्रीय नेताओं को जो आईना दिखा दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उनको ये बोलना बंद कराएं कि हम किसी कांग्रेस शासित राज्यों के साथ में दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरा विषय, ये अभी स्पुतनिक की बात कर रहे थे, ये अभी रशिया की बात कर रहे थे। मैं इनसे सवाल करता हूं कि अभी स्पुतनिक हमको मदद कर रहा है, अभी अमेरिका हमको मदद करने के लिए आगे बढ़ा है, अभी इंग्लैंड हमको मदद करने के लिए आगे बढ़ा है। यदि क्या हम वैश्विक राजनीति में, वैश्विक स्थिति में हम यदि दूसरे देशों को मदद नहीं करते तो क्या दूसरे देश हमारे लिए मदद करने के लिए खड़े होंगे? आज पूरा विश्व भारत की मदद के लिए तैयार है। वो जो सुपर पावर अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर, ये हमने 2-4 दिनों के अंदर में देखा, हर एक देश हमारे लिए यहां पर खड़ा है। यही डिप्लोमेटिक पॉलिसी है कि हमको पूरे विश्व के साथ में लोगों को लेकर चलना है। लेकिन ये वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जो 50-58 सालों तक ये करे कि यदि भैया 1 किलो कुछ लेना है तो विदेश की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे। इनको कभी ये पसंद नहीं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग हैं, जब 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब तो ये वैक्सीनेशन के निर्माण पर सवाल खड़ा करते थे कि मोदी जी कब वैक्सीन लाएंगे, क्या भारत देश के अंदर में वैक्सीन का निर्माण हो सकता है। ये कांग्रेस के लोगों ने देखा कि भारत देश के वैज्ञानिकों ने यहां पर वैक्सीन का निर्माण किया। ये अलग बात है, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक ही समय में, एक ही दिन के अंदर में इतना वैक्सीनेशन उपलब्ध हो सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं और ये मैं भी समझ सकता हूं। अब मैं ये कहता हूं कि देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जरा बता दें कि आपने इस विपरीत परिस्थितियों में देश के लोगों के लिए क्या किया। अभी तो मैं छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं बता रहा हूं, राजस्थान की और पंजाब की कहानी नहीं बता रहा हूं। मेरे मित्र सुन लें कि छत्तीसगढ़ में यहां बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार, यहां जो मृत लोग हैं
उनको कचरे के वाहन में शव ढो रहे, आपके भूपेश बघेल जी का कारनामा है। इसलिए कोई घटना विशेष को जोड़कर सामने आया था को सर। बदनाम करे। इन्होंने घोषणा किया था पिछले कोविड-19 ये पिछले वर्ष, आपको याद होगा, यदि कहीं दिक्कत होगी तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फंड से हम लोगों की मदद करेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो एक श्वेत पत्र जारी करें, अपने अकाउंट को दिखा दें कि आपके आईसी से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी सोनिया गांधी का कथन है ये, उन्होंने कहा था 1 रुपया भी खर्च किया। सर बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है सर, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानू हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अभी जो आप कह रहे थे कचरा वाहन में शव ले जाया गया, माफ कीजिएगा मैंने मध्य प्रदेश के राजनांदगांव बोल दिया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ये खबर सामने आई थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश के सतना से भी ये खबर सामने आई थी। यहाँ तो हाल ये है कि एक कोविड वॉरियर है, वो पदस्थ थी, वो नर्सिंग स्टाफ थी, उनके पति की कोविड-19 के कारण डेथ हुई और उनको ही एम्बुलेंस नहीं मिली। तो ये तो आप बात कहिए ही मत कि संवेदनहीनता तो अब हर राज्य से सामने आ रही है, तो इस पर हम ना ही जाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी। सवाल यह है कि हम टीकाकरण किस तरीके से सुचारू रूप से जारी रखें ताकि कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। बताइए श्रीवास्तव जी। एक नहीं, देखिए बात मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आज असहज स्थिति सभी प्रदेशों के अंदर में बनी हुई है। आप यदि एक उदाहरण देंगे तो मैं 2 उदाहरण कांग्रेस की सरकार का दे दूंगा। अभी आपको मालूम है, ये तो घटना थी शव वाहन की, अभी ये हुआ इस रायपुर शहर के अंदर में एक जिंदा महिला को शमशान घाट में जलाने के लिए लेटा दिया गया था। बाद में जब उनके परिवार वालों ने कुछ कार्यक्रम किया तो देखा कि उनके सांसें चल रही हैं। ये काम यहां पर है। एक यहां के जो राज्य सरकार के अधिकारी सेक्रेटरी हैं, उनके परिवारजनों को भी टीका नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है। देखिए, बात कंपेयर की नहीं है। आज एक बात समझना पड़ेगा कि आपदा में आप किस तरीके की राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है।
यदि आपको अपने पुराने इतिहास को भी देखना पड़ेगा कि 50 सालों तक आपने क्या किया, तो मुझे लगता है यदि विपरीत समय है का वक्त है क्या? जी हाँ बिल्कुल। हाँ संजय जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये अभी अतीत के पन्ने पलटने का वक्त है क्या? क्या इतना समय बचा है हमारे पास कि अभी हम बिल्कुल नहीं, अतीत के पन्नों का, अतीत के पन्ने पलटने का समय नहीं है, नहीं आरोप प्रत्यारोप का समय है। अभी जो आपने, मैंने याद दिलाया कि आपने 8 महीने पहले कहा था कि हम एआईसीसी के फंड से पैसा खर्च करेंगे। मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, क्या 1 रुपए भी खर्च हुआ है क्या? बताइए मिथुन सिंह जी, कितना खर्च किया कांग्रेस ने, क्या किया कांग्रेस ने? विपक्षी पार्टी हैं आप, मुख्य विपक्षी दल हैं, आपके भी कुछ फर्ज बनते थे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका और संजय जी का है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के वॉरियर, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे हमारे अन्य जो विंग्स हो, उनके जरिए जनता की सेवा में तो लगे हुए हैं। लेकिन ये जो मजाक इस समय देश के साथ चल रहा है, इसको लेकर के देश बड़ा दुखी है कि आप विपक्ष की पार्टी से तो पूछ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड के नाम पर अरबों रुपए का चंदा लिया, उसका ऑडिट नहीं होता। आप सरकार में हैं, जिस उद्देश्य से पीएम केयर्स फंड आपने लिया था, जरा उसका ऑडिट तो जनता के सामने रख दीजिए। कितना आपके पास पैसा आया, कितना आपने खर्च किया और कितने की आवश्यकता है देश को। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। मिथुन जी, ये पीएम केयर फंड का जवाब एक बार संजय जी से ले लीजिए, उसके बाद तुरंत मैं आपके पास से लौट रही हूँ। बताइए सर, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि देश के लोग तो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता वैचारिक रूप से संक्रमित हो गए हैं। और इस कोरोना के समय में झूठ किस तरीके से बोला जाता है। अभी पूरे देश के अंदर में पीएम केयर फंड के 1-2 उदाहरण बता देता हूं, और फिर पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री सहायता कोष की भी जरा बात कर ले। अभी लगभग 200 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश के अंदर में लग रहे हैं। 2600 करोड़ रुपए की अन्य योजना माननीय मोदी जी ने घोषित की। 90,000 करोड़ रुपए उस समय माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण से दिया था। अब रही बात पीएम केयर फंड की, बार बार बात करके यह माहौल खराब करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का तो ऑडिट होगा, सुन लीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि देश का कौन सा संविधान ये कहता है कि कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री सहायता कोष होता था, उसमें एक मेंबर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन पदेन हमेशा से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उसमें मेंबर रहता था और उनके कहने से ही प्रधानमंत्री सरकारी पैसे का खजाना खर्च होता था। यह आपकी काली करतूत थी। आपको पीएम केयर फंड का एक एक हिसाब नोट करते जाइए। ऑक्सीजन प्लांट, बताइए मिथुन सिंह जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वैचारिक रूप से खाली होने का अर्थ यही होता है कि आप सरकार में हो और आपको सरकार के आंकड़े नहीं मालूम। संजय जी को मैं बताना चाहूंगा, न केवल जनता बल्कि आपकी पार्टी ने भी ये मैंडेटरी किया था कि आपकी पार्टी का हर सक्रिय सदस्य कम से कम 100 रुपए पीएम केयर्स फंड में देगा। तो आपकी पार्टी को 19 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं, 1900 करोड़ रुपए तो केवल आपकी पार्टी ने उसने दिया होगा। आप मुझे टोटल नहीं बता पा रहे। कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था। आज जो व्यक्ति अस्पताल की लाइन में बिस्तर के लिए खड़ा है, वो आपसे कांग्रेस का इतिहास सुनने के लिए नहीं आते हैं। वो जानना चाहता है कि जिस कांग्रेस को आप खराब बता करके सत्ता में आए थे, जिस कांग्रेस के बनाए हुए अस्पताल में आप जनता घुस नहीं पा रही है आपकी सरकार आने के बाद, आपकी करतूत खराब है। जनता की तरफ आपका जवाब बनता है। सवाल तो उठेगा पड़ेगा कि 70 साल में अपने समय तक कुछ नहीं किया, आप दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। कितने आप बेड बड़ा बनाए, अस्पताल तो फिर आपने बनाया नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा कि जब आप सत्ता में आए थे तो आपने जवाब नहीं है इनके पास। कांग्रेस से बेहतर शासन आप लोग इस जनता के लिए देंगे। कांग्रेस से बेहतर शासन तो छोड़िए, आप तो हर मामले में केवल कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। भाई, आज जब कोरोना जैसी महामारी सामने खड़ी है, मैंने आपसे पीएम केयर्स का जवाब पूछ लिया। आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग वैचारिक रूप से खाली। आप तो बड़े समृद्ध लोग हैं, आपको आंकड़े बताने चाहिए था। आंकड़े आपके पास है नहीं, प्रधानमंत्री जी जारी नहीं करते, ऑडिट उसका हो नहीं सकता, प्रश्न कोई पूछ नहीं सकता। आयुष्मान भारत योजना का कितना बजट है आप नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आयुष्मान भारत योजना में आपने केवल 6400 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि प्रति व्यक्ति केवल 80 रुपए हर एक परिवार को मिलेगा। यानी कि 80 रुपए में जिस प्राइवेट अस्पताल में, जिसमें कोविड के लिए एडवांस में 8
करवाए जा रहे हैं, वहाँ 80 रुपए में प्रति व्यक्ति अपना इलाज कराए। लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज जो आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में एम्स जैसा बड़ा अस्पताल आज कह देता है कि हमारे यहाँ लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं है, ऑक्सीजन आप लोग दे नहीं पा रहे हैं, रेमडेसिविर थोड़ा जवाब ले ले। नहीं, मेरी बात जरा पूरी हो जाए। आप केवल ये बता दीजिए कि आपने जो अनाउंस किया था 1 तारीख को, 29 तारीख को आपने अनाउंस किया था, जिस दिन लास्ट फेज की वोटिंग की, आपने अनाउंस किया था 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देनी शुरू हो जाएगी। आप ये बता दीजिए क्यों नहीं शुरू हो पाई है? क्या इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है? बताइए संजय श्रीवास्तव। देखिए, ऐसा है कि मैंने जो सवाल खड़ा किया उसका एक भी जवाब नहीं आया दुर्भाग्य के साथ में। प्रश्न करने वाले लोग स्वयं का सवाल देने से बचते हैं। यदि मैंने एआईसीसी पर सवाल किया तो वो मेरे कार्यकर्ता जो 100 रुपए वाले कार्यकर्ता हैं उन पर सवाल खड़ा किया। पहली चीज, एक एक करके आ रहा हूं, विषय पर आ रहा हूं। आपने प्रधानमंत्री सहायता कोष कांग्रेस अध्यक्ष वाला विषय आपने नहीं बताया, क्योंकि आपको मालूम है वो गड़बड़ मामला है, पहली चीज। दूसरा विषय यह है कि जो आरोप आप मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, थोड़ा सा भूपेश बघेल जी से बात कर लें, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, कितना पैसा लग रहा है डॉक्टरों को। खैर, आज तुलना करने का समय नहीं है, इसलिए मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। देखिए, यह स्थिति है। आज मैं थोड़ा सा यदि अपने प्रदेश के बारे में बात करूं तो यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के फोन से यहां से ऑक्सीजन का 16 टन का सिलेंडर निकल जाता है। वो कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता का उदाहरण आपको याद दिला दे रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर हो रही है। अब मुद्दा फिर से वैक्सीनेशन का, मैं भागूंगा नहीं सवाल से। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन से बड़े देश हैं जो बहुत एडवांस कंट्री है जहां पर 100% टीकाकरण हो चुका है? एक आध देश का नाम बता दीजिए मुझे। वैसे भी वो भारत से बहुत कम जनसंख्या वाले हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, बावजूद इसके 100% टीकाकरण हुआ क्या? कोई 25-50 करोड़ देश वाला। इसलिए हम केवल आरोप लगा लें और इसको इस तरह से बदनाम करें तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। वैक्सीनेशन 29 तारीख को नहीं, उसके पहले डिक्लेयर हुआ था। क्या हमारी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी को बात नहीं करना था आपको उपलब्ध होगा कि नहीं? वो तो नहीं बोले थे मैं भेजूंगा, लेकिन उपलब्ध होगा या नहीं सीएम को पूछना चाहिए कि नहीं छत्तीसगढ़ के। तो ये देखिए, ये कोऑर्डिनेशन, मैं मान रहा हूं इस बात को कि आज 135 करोड़ जनता है तो 270 करोड़ डोज हमारे पास एक साथ नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि मोदी जी के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति का टीकाकरण होगा। चलिए, ठीक है। वैसे संजय श्रीवास्तव जी, एक जानकारी मैं देना चाहूंगी अपने दर्शकों को भी कि इजराइल ऐसा देश है जहां पर 85% वैक्सीनेशन का काम हो चुका है। हाँ, पॉपुलेशन, इसलिए मैं वही मेंशन कर रही हूँ कि हमारे यहाँ से पॉपुलेशन बहुत कम है। बिल्कुल, उसमें मैं आपकी कोई बात काट नहीं रही हूँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश बहुत बड़ा है। आरोप लगा रही है। बिल्कुल सर, वो मैं भी समझ रही हूँ। देखिए, मैं तो लगातार ये बात कह रही हूँ कि आरोप प्रत्यारोप का तो ये दौर है ही नहीं। अभी तो यही जानना यहाँ बेहद जरूरी है कि वैक्सीनेशन आप कैसे शुरू कर पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमको यदि रिकॉर्ड मेंटेन करना तो हम मणिपुर में या छोटे छोटे स्टेट को हम फुल्ली कर देते। ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, बताइए मिथुन जी। मेरा निवेदन केवल ये है, आपने ये जो पूछ लिया किस देश का वैक्सीनेशन हुआ, एक आंकड़ा आपके सामने आया 85% इजराइल का हो गया। मैं अपने देश का आंकड़ा दे देता हूँ, केवल 10% लोगों को यहाँ वैक्सीन लगा है। 135 करोड़ की आबादी में केवल 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है। तो ये डिफरेंस तो आपके सामने है ना कि इजराइल कैसे 85% करवा लेता है और हम 10% से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये समीकरण आप नहीं समझ पा रहे, मैथमेटिकल समीकरण आप नहीं समझ पा रहे। आपने कहा कि हम लोग दूसरे कंट्रीज को वैक्सीन दे सकते हैं, 110 देशों को आप एक बात बताइए, नंबर ऑफ वैक्सीन बताइए सर। इजराइल से नंबर ऑफ वैक्सीन हमारा ज्यादा है कि नहीं पा रही, तो आपका कौन सा नैतिक अधिकार बनता है कि आप बाहर के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दें? दूसरे देशों से आप जो कह रहे हैं वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं, हम वैक्सीन ले नहीं आए, हम वैक्सीन खरीद रहे हैं। एक निशान की बात कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। आप कांग्रेस और वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं। बहुत सारी मदद जो है सुना है,
दूसरे देशों से हमें बगैर कॉस्ट के मिल रही है, ये आपकी जानकारी में नहीं है। पटेल जी जैसे लोगों को थप्पड़ मारने की बातें कर रहे हैं वैक्सीन मांगने का, छोड़िए ये सब चीजें, भी हो जाएगा। ये थप्पड़ छोड़िए, आपकी तरफ फैक्ट के साथ में सामने आई, सही समीकरण के साथ में सामने आई। प्राथमिक उम्मीद ये है इजराइल की पॉपुलेशन कितनी चली बताइए ना, जिनकी मौतें हो रही है उन मौतों को रोकने के लिए ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं मौतें हो रही है, वो नहीं इसको नकार थोड़ी ना रहा है, दूसरा कदम है विपत्ति आई है सामने, की उपलब्धता, तीसरा दुनिया के सामने आई है। क्या अमेरिका में लोग नहीं मारे गए, क्या इजराइल में लोग नहीं मारे गए? इसके बाद की तो बात आ ही नहीं है। जो दिक्कतें एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। दोनों एक साथ चला रहे हैं, दोनों की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार में तुझे आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, थोड़ा सा अनुशासन भाजपा के साथ ही को भी बरतना चाहिए। कांग्रेस की कितने अनुशासन है दुनिया ने देखा है, नहीं तो दुनिया ने देखा है ना, तो उससे थोड़ा सा सीख देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक उंगली इधर करेंगे तो चार आपकी तरफ। कुंभ करा लीजिए भैया, आपको कुंभ की ज्यादा चिंता, आप जाके कुंभ करा लीजिए और बोलिए आपके मुख्यमंत्री का यह बयान है कि क्योंकि कुंभ में लोगों ने नहा लिया है इस कारण अब उनको कोरोना नहीं होगा। मध्य प्रदेश में जो 62 लोग आए हैं उनमें से 61 लोग संक्रमित है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे नहीं। कुंभ में लोगों ने नहाया, वहाँ कोरोना फैला, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। आज देश में कोरोना है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, वैक्सीन नहीं मिल रहा उसके लिए राहुल गांधी जी जिम्मेदार है। इस तरीके से जनता को रिकॉर्ड करके दे देना था ना कि कांग्रेस जिम्मेदार है। ये कैसेट बजाती रहती जनता, आप लोग सत्ता में किस लिए आए थे? यदि आप में सत्ता चलाने की काबिलियत नहीं है, यदि आप लोग केवल कांग्रेस के नाम पर राजनीति करना जानते हैं तो जवाब ले लीजिए राजनीति को, जनता आपके चक्कर में मर रही है, वो आपको वोट देते थे। वो लोग जो सोशल मीडिया पर आपकी पैरवी करते थे, आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज वैक्सीन की अभाव में वो लोग मर रहे हैं, उन लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं आप लोग, और दुनिया भर के आप लोग बातें कर रहे हैं। कर रहे हैं वो वैक्सीन बना नहीं पा रही है, और जिस वैक्सीन कोविशील्ड का अपना वैक्सीन बता रहे हैं वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड का बनाया हुआ वैक्सीन है, जिसको कि सीरम इंस्टीट्यूट केवल यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है। इतना सा तथ्य यदि आप जनता को बता देंगे तो कोई बहुत बुरी बात नहीं हो जाएगी। इतना सा तथ्य यदि आप जनता को बताएंगे कि रोजाना 3500 परिवार उजड़ रहे हैं, रोजाना 3500 परिवारों में मौत हो रही है और आपकी सरकार जनता को बचा नहीं पा रही है, तो कोई आप पाप के भागी नहीं बन पाएंगे। आपको इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप सरकार में बैठे, कब तक आप कांग्रेस के नाम की रोटी खाएंगे साहब? ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं संजय जी से, जवाब ले लेते हैं। ठीक है बताइए सर, ये कह देने से कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, क्या आप बच जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहां बोल रहा हूं, वो तो नए नए प्रकार के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सत्ता चलाना नहीं आता कांग्रेस का नाम लेके। अरे जब देश की जनता कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहती तो हम क्यों लेंगे? लेकिन जो पाप कांग्रेस ने किया है, जो पाप कांग्रेस ने किया है उसको तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम अंग्रेजों और मुगल शासन का जो जमाना है ना, उसको इतिहास में पढ़ा जाता है कि उन्होंने जो गलत काम किया था। अभी आप ही कह रहे थे कि अतीत के पन्ने पलटने का वक्त नहीं है, जो गलत काम करी है उसको सुनना तो पड़ेगा आपको। अभी सुनाना है आपको सर? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी लोगों की जान जा रही है। दूसरी बात आप ये कहिए, ये बताइए, दूसरी बात ये बताइए। अच्छा मुझे एक बात बता दो, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर कोई मारा नहीं गया? क्या पंजाब में, क्या राजस्थान में मौतें नहीं हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गहलोत नहीं है, भूपेश बघेल नहीं है, अमरिंदर सिंह नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, बीच में बोलने की आदत नहीं है आपको। अनुशासन है ना, अनुशासन है, बैठिए शांत रहिए, अनुशासन। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सर, दोनों इस तरीके से चलाएंगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। ठीक है संजय जी, मैं जवाब लूंगी आपका। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना है, तुरंत हाजिर होंगे संजय जी, तुरंत हाजिर होंगे। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਆਓ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ। 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बताइए संजय श्रीवास्तव जी, और क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं दोनों ही मेहमानों से कहूंगी कि जल्दी जल्दी से आप अपना एक एक करके जवाब रख लें और एक एक करके बात करेंगे। बताइए संजय जी। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो चर्चा की है और उसके लिए केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से इसकी इंतजाम कर रही है और सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार के तहत जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किस तरीके से उपलब्ध हो इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है, क्यों आपदा में राजनीति को तलाश रही है। मुझे लगता है थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है। और जो आपने एक सवाल किया मुझे खटका लगा, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आपको सत्ता चलाना नहीं आता, सरकार चलाना नहीं आता। देखिए, ये आप और मुझ पर छोड़ दीजिए, ये तो जनता तय करती है कि सरकार चलाना। दूसरा, आपने कहा था चुनाव में व्यस्त है। आप चुनाव लड़ने नहीं गए थे क्या? पश्चिम बंगाल या असम नहीं गए थे या केरल नहीं गए थे? ये अलग बात है कि आपको वहां से कुछ हासिल नहीं होना है इसलिए आपको चुनाव ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव होगा, चुनाव के अंदर में व्यवस्थाएं हैं और चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया चुनाव। भाई, आप सरकार को क्यों कोस रहे हो? चुनाव आयोग ने किया है। आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं है। कल परसों आप और चिल्ला चिल्ला के बोलोगे 2 तारीख को कि ईवीएम में गलत हो गया। तो मुझे लगता है कि जब विषय पर अपन बात करें तो विषय पर बात करें, हम दूसरे तीसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक अंत में निवेदन है कि जो AICC ने कुछ डिक्लेयर किया था कि वो फंड में सहयोग करेंगे कुछ कोरोना संक्रमण के समय, वो यदि कर दे तो थोड़ी बहुत देश की जनता कांग्रेस को याद करेगी, वरना भूल जाएगी। इंजेक्शन तो दिलवा देंगे, मोदी जी दिलवा देंगे, इसकी चिंता नहीं है। और कांग्रेस के लोगों को भी लगेगा इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए इंजेक्शन उपलब्ध होगा। एक बड़ी दिक्कत है सामने, उस दिक्कत को धीरे धीरे करके हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है और बहुत जल्द 18 वर्ष ऊपर के जो लोगों को टीका लगना है, जिन राज्यों के अंदर में दिक्कत है, वो भी बहुत शीघ्र पूरा होगा। ठीक है, बताइए मित्र सिंह जी, कांग्रेस क्या अपना योगदान देगी कोरोना काल में लड़ने के लिए? क्या आप याद रखे जाएंगे कि आपने भी ये किया था जब संकट के समय से हमारा देश गुजर रहा था? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी शांत हो जाए, तब ये कांग्रेस का योगदान। कांग्रेस का आज योगदान यही है कि विपक्षी पार्टी जनता की समस्याओं को हम सामने रखें, जनता की जो मौत हो रही है उसको लेकर के सरकार से प्रश्न करें और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और वैक्सीन देने के लिए सरकार को मजबूर करें। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर राज्य में ये कानून बनाया है कि जो लोग ऑक्सीजन की कमी को लेकर के पोस्ट करेंगे उन पर रासुका लगा दी जाएगी। इसी तरीके का फासिस्ट शासन ये लोग बनाना चाहते थे। जनता मरती रहे लेकिन कांग्रेस कुछ ना बोले, जनता कुछ ना बोले, मीडिया कुछ ना बोले। इस तरीका के सहयोग तो हम दे नहीं पाएंगे। हाँ, आपकी नाकामियों को उजागर करेंगे, आपकी सरकार की कमियों को सामने रखेंगे और बेहतर काम आप कर सके इसके लिए आपको मजबूर करेंगे। यह कांग्रेस का योगदान जनता के हित में रहेगा। चलिए, मैं लेकिन उम्मीद कांग्रेस करती कुछ नहीं हूँ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब ये तो खैर पता लग ही रहा है कि कौन क्या कुछ कर रहा है और आने वाले वक्त में देश की जनता भी समझ जाएगी। हर वो घर समझ जाएगा जहां इस समय कोई कोविड पेशेंट पड़ा हुआ है या जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं। सभी को दिख रहा है कि कौन सी सरकारें क्या कर रही हैं और किस तरीके से देश चल पा रहा है। फिलहाल मैं दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक आशा की किरण
नजर आ रही थी कि टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चलेगा तो शायद हम कोविड-19 संक्रमण की इस चेन को ब्रेक कर सके। लेकिन तीसरा चरण अभी शुरू नहीं हो पाएगा। 1 मई से चरण शुरू होना था, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, कई बीजेपी शासित राज्य भी ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी वैक्सीन की इतनी उपलब्धता नहीं है कि वो 18+ वाले लोगों को वैक्सीन दे पाए, उनका टीकाकरण कर पाएंगे। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये तमाम कमियों को पूरा कर लिया जाए ताकि आने वाला समय और ज्यादा भयावह ना हो। हालांकि रिपोर्ट और जितने भी सर्वे हैं वो ये दावा करते हैं कि मई के मध्य में तो अभी पीक आना बाकी है। ऐसे में भयावहता का अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। जिस तरीके से तबाही का मंजर इस समय हमारा देश देख रहा है तो ये अंदाजा लगाना आसान है कि अगर जब पीक आएगा तो क्या कुछ होगा। लेकिन हम फिर भी यही उम्मीद करेंगे कि पैनिक ना होने की जगह सरकारें जो भी कर रही हैं वो सही तरीके से करें, राजनीति ना करें, आपसी तालमेल और समन्वय के साथ इस संकट की घड़ी में लड़ें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, किसी की जिंदगी बचाई जा सके। एक एक करके अभी लगभग हर घर हम ऐसा देख रहे हैं जहां पर कोई कोविड-19 का पेशेंट है या फिर किसी ना किसी घर के चिराग बुझ गए हैं। तो ऐसे में इन घरों की तरफ देखकर अगर सरकारें काम कर लें तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा। ये तो प्रभु की कृपा रही कि बीच में हमारे लिए समय काफी अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि कोविड-19 का प्रकोप हमारे देश में कम हो गया है, लेकिन एक बार फिर से तबाही का मंजर हम सभी इस समय देख रहे हैं और बड़ा दुख होता है ये तस्वीरें देखकर, जब लगता है कि अब कुछ बचेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है। ऐसे में किससे उम्मीद की जाए ये भी बड़ा बेईमानी सा सवाल लगता है। और ANB न्यूज की तो अपील बार बार यही रहती है कि आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है। हम सिर्फ सरकारों से एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जिंदगी बचानी है अपनी और अपने परिवार की तो सतर्कता हमें ही बरतनी होगी। सरकारें सिर्फ कोविड गाइडलाइन जारी कर सकती हैं। इन गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से सख्ती बरतनी है, किस तरीके से सतर्कता रखनी है, ये सब अभी हमारे ही हाथ में है। तो जितना हम खुद सतर्क रहेंगे, जितना हम खुद सुरक्षित रहेंगे, अपनी जान भी बचा पाएंगे, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। तो एक बार फिर से ANB न्यूज आपसे यही अपील करता है कि सतर्कता बरतिए, सुरक्षित रहिए, तभी जाकर आप अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी को बचा पाएंगे। साथ ही समाज को भी ऐसे तबाही के मंजर पर खड़े होने से बचा सकेंगे। अभी तो परिस्थितियां पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी हैं। राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं, उनका दावा भी है कि हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितनी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रही है। ये राज्य सरकारों की तरफ से कहा जाता रहा है। हालांकि केंद्र की माने तो वो ये बात कहती रही है कि हम पूरी सहायता और मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। हालांकि दावे दोनों ही तरफ उल्टे नजर आते हैं और दोनों ही दावों का कोई असर धरातल पर नजर नहीं आता। तो क्या सच है, क्या झूठ है, इसकी तस्वीर तो धुंधली ही है। तो अभी जो भी है वो यही है कि हम अपनी सुरक्षा अब खुद ही करें तो बेहतर रहेगा। जो भी कोरोना की गाइडलाइन दी जा रही हैं उनका हम बेहतरी से पालन करें, फॉलो करें, उन्हें सुरक्षित रहते हुए अपने काम पर जाएं, क्योंकि जिंदगी के साथ रोजी रोटी भी चलानी है। तो ऐसे में अगर आप अपने काम पर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहे आपकी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, सैनिटाइज़र का कंटिन्यू आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा मास्क कभी चेहरे से ना उतरे, इसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप बराबर तरीके से करते रहिए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां ऐसी हैं जिनके जरिए आप खुद संभल पाएंगे, अपने परिवार वालों को संभाल पाएंगे। और उधर उत्तर प्रदेश की जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर अब सिर्फ 7 जिलों में ही 18+ वालों को वैक्सीन लग पाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस बाबत जानकारी आज साझा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही 7 जिलों में अभी वैक्सीनेशन का ये तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, जहां पर 9000 से ज्यादा संक्रमित पेशेंट हैं। और इस समय विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक छोटा सा सवाल उनसे ले लेते हैं। विपिन जी, अभी हम तस्वीरें जगह जगह की देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के तीसरे चरण पर सर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जब तक वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, हम कोविड संक्रमण की इस चेन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे? सर, जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी। मैं पल्लवी जी ये बोलना चाहूंगा कि हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, बार बार डॉक्टर्स भी हम लोगों को बता रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी, और हर्ड इम्यूनिटी, सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग तब बनेगी जब हम संपूर्ण लॉकडाउन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उतना ही महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण अभियान हम शुरू करें। पहला, मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि पहला क्या हुआ था, जब पहले का टीके का इंतजार हुआ था, फिर जब टीका का इजाद हुआ तो वहां पर राजनीति शुरू होगी।
कि आप कोवैक्सीन को लेकर लोग बोले हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे या ये भाजपा का टीका है। यहाँ पर ये चीज समझनी चाहिए, देश के महान वैज्ञानिकों ने इसका इजाद करा था, लेकिन अब कम से कम हमें टीके की कीमत समझ आ रही है, उसका महत्व समझ आ रहा है। बहरहाल अभी जिस तरह से कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए एकाएक ये दूसरी लहर जो आई है कोरोना की, इसने हमको बिल्कुल स्तंभ कर दिया है, अचंभे में डाल दिया है। यहाँ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि अगर अभी तालमेल बैठ जाए, क्योंकि अभी रॉ मटेरियल्स की भी आवश्यकता है। देखिए, और इसमें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने फंडिंग करी, चाहे आप भारत बायोटेक की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, और अब कम से कम अच्छी बात है कि जो अमेरिका की तरफ से रॉ मटेरियल्स, पहले थोड़ा आनाकानी चल रही थी, उसमें थोड़ा सा कुछ विषय बन रहा था, एक मुद्दा बन रहा था, लेकिन अब वहां पर वो उधर से रॉ मटेरियल आ रहे हैं वैक्सीन के लिए। तो अब यही एक अपेक्षा करी जाएगी। 40 मुल्क जब विश्व के हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं इस समय, जो जिस तरह से भी मदद कर रहे हैं, कि आप कोई अभी रशिया के आपने देखा मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो 20 ऑक्सीजन प्लांट लेके आ रहा है, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, 2 लाख मेडिसिन पैक्स आ रहे हैं, उसके बाद 3 स्पेशल यूएस की फ्लाइट्स आ रही हैं रॉ मटेरियल्स लेके कोविड वैक्सीन की, और ऑक्सीजन के जो जनरेटिंग इक्विपमेंट है। जब विदेशों से हमें मदद मिल रही है तो देश में हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारी सरकारें इतनी निष्ठुर हो गई हैं कि विदेशों से मदद मिलने के बावजूद हम यहाँ पर अपना वैक्सीन का एक तीसरा चरण तक शुरू नहीं कर पा रहे? ये साफ तौर पर नाकामी ही दर्शाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेग बहादुर सिमरिए। हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज़ ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB न्यूज़ ਨਾਲ। ANB न्यूज़ ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।